हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी सिविल जज प्री एग्जाम 2017 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, है ना। तो प्रीवियस ईयर के देखो क्वेश्चन हम हमेशा क्या बोलते हैं कि जब भी हम कोई एग्जाम देने जाएं तो क्या करें, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू सॉल्व कर लें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, सारे जो भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे 2017, 18, 16 जो भी है ना, तो वो सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत के संविधान के रचयिताओं का मानस निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंब होता है। तो किसमें प्रतिबिंब होता है? उद्देशिका में। आंसर है हमारा ए, प्रेमबल में। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो सभी को पता होगा कौन होता है भाई, उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषयों की सभी शंकाओं तथा विवादों की जांच एवं विनिश्चय किसके द्वारा किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। ठीक है, अब ये मूल अधिकार कब से नहीं रहा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों को भारत के संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के माध्यम से समावेश हुआ था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और साथ में एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अभी तक भारत की जो संविधान की जो उद्देशिका है, प्रेम्बल है, उसमें कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है? तो एक बार ही हुआ है। कौन सा? 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, है ना। तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन चल रहे हैं, देखिए। नेक्स्ट है धन विधेयक कहाँ से उद्भूत होता है? तो लोकसभा से उद्भूत होता है। और राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? मैक्सिमम 14 डेज तक। क्लियर। नेक्स्ट है भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्रों के सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 141। नेक्स्ट है दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और बुलाता कौन है? भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट है इनमें से किस मामले में निर्धारित किया गया कि लोक स्तर पर धूम्रपान प्राणनाधिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन है? तो कौन सा केस था? मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ का केस। नेक्स्ट है शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकर हेतु वाद ऐसी अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कहाँ कहाँ पर हो सकता है? जहां पर या तो दोष कारित किया गया हो, प्रतिवादी निवास करता हो, प्रतिवादी लाभ के लिए स्वयं काम करता हो, या अन्य 3 विकल्पों में से किसी में भी हो सकता है। आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, और सेक्शन कौन सा है सीपीसी का? सेक्शन है 19। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के विरुद्ध किए गए वाद में प्रतिवादी के रूप में नामित किए जाने वाला प्राधिकारी होता है। तो कौन होता है? भारत संघ होता है। नेक्स्ट है किसी निष्पादन कार्रवाई में मृतक निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व क्या है? तो वो केवल उस परिमाण तक ही दायी होता है जितने परिमाण तक वह मृतक की संपत्ति प्राप्त करता है। नेक्स्ट है निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद प्रस्तुत करने की कोई अनुमति नहीं दी जा सकती। कब नहीं दी जा सकती? आवेदन के अभिकथनों से वाद हेतु दर्शित नहीं होता हो, किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमेबाजी के वित्त पोषण का करार कर लिया हो, जहां विषय वस्तु में आवेदक के हित किसी अन्य व्यक्ति मंत्रित हो गए हों। उपरोक्त सभी दशाओं में डी होगा आंसर। नेक्स्ट है वेतन के प्रभार की कुर्की अधिकतम लगातार की जा सकती है। तो 24 मंथ तक की जा सकती है, 24 महीने तक। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वाद पत्र निम्नलिखित में से किस दशा में नामंजूर नहीं किया जा सकता? वाद पत्र वाद है तो प्रकट नहीं करता है, तब किया जा सकता है। वाद पत्र 2 प्रतियों में पेश नहीं किया गया है, तब भी किया जा सकता है भाई। वादी आदेश 7 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, तब भी किया जा सकता है। कह रहे वाद पत्र अक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में पेश किया जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या करेगा? वो उसे लौटा देगा और कहेगा कि भाई जिस कोर्ट को जुरिडिक्शन है वहां पर जाके इसे प्रस्तुत कर दो। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं पहले क्या कह रहा है। अस्थायी व्यादेश वाद के किसी प्रक्रम में प्रदान किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो बात है ना। नेक्स्ट है अस्थायी व्यादेश व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 से संचालित है, बिल्कुल करेक्ट। अस्थायी व्यादेश एक निरोधक अनुतोष का रूप है, बिल्कुल करेक्ट है। और कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर है 39, है ना। फिर कह रहा है अस्थायी व्यादेश सिर्फ वाद संचित करते समय प्रदान किया जा सकता है, तो बिल्कुल गलत है भाई ये, है ना। तो आंसर होगा हमारा ए। कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा हमारा ए।
नेक्स्ट है, एक पक्षीय डिग्री पास की जा सकती है, तो एक पक्षीय डिग्री कहाँ पर पास की जा सकती है? आदेश 9, ऑर्डर 9, रूल 13 में। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिग्री की धारा 100 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में हो सकेगी यदि अंतर्विलित है। तो कौन सा? विधि का कोई सारवान पर्सन अंतर अगर उसमें है तो ही अपील हो सकती है सेकंड, अदरवाइज नहीं हो सकती। अभिवचन में शामिल क्या होते हैं? तो अभिवचन में केवल तात्विक तथ्य, ओनली फैक्ट का वर्णन किया जाएगा, विधि का नहीं, है ना। एविडेंस का वर्णन नहीं किया जाएगा। प्लीडिंग में रूल बताए गए हैं कुछ, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, निष्पादन न्यायालय क्या कर सकता है? डिग्री के पीछे नहीं जा सकता, है ना। डिग्री जैसे उसे मिली है ऐसी की ऐसी क्या करेगा? निष्पादित करेगा। जो अंतरित न्यायालय है ना, जिसे निष्पादन के लिए अंतरित की गई है, ट्रांसफर की गई है, तो वो क्या करेगा? डिग्री के पीछे नहीं जाएगा, जैसी उसे मिली है उसे ऐसे ही एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट है, किन कार्रवाई में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 3, 4 एवं 8 लागू नहीं होते? तो कहां पर लागू नहीं होते? डिग्री के निष्पादन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रारंभिक डिग्री पारित नहीं की जाती? तो प्रारंभिक डिग्री विभाजन के बाद में पारित की जा सकती है, प्रोबंध की सहायता चाहने के बाद में, मोचन की सहायता चाहने के बाद में, लेकिन विक्रय अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन की सहायता चाहने के बाद में, स्पेसिफिक कोई अगर स्पेसिफिक रिलीफ चाहता है ना, तो वहां पर प्रारंभिक डिग्री पारित नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, केवियट दायर करने का अधिकार कहां पर है? तो सीपीसी का सेक्शन 148A में है, और केवियट कितने दिनों तक रहती है? 90 दिन की अवधि तक। नेक्स्ट है, किसी आकस्मिक चूक के कारण निर्णय, डिग्री या आदेशों में लिपिकीय एवं गणितीय त्रुटियों को सीपीसी की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय द्वारा सुधारा जा सकता है? तो ये है सेक्शन 152। नेक्स्ट है, धारा 3 संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत लिखत निम्नलिखित अनुसार परिभाषित है, तो कैसी लिखत होनी चाहिए? अवश्यती लिखत होगी। कैसी होगी? अवश्यती लिखत होगी, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्या अचल संपत्ति के एक सहस्वामी द्वारा बिना बंटवारे के अपने अंश का अंतरण किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, उसके द्वारा अपने अंश का अंतरण किया जा सकता है, परंतु अचल संपत्ति के किसी निश्चित भाग का नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, क्या विक्रय का अनुबंध क्रेता को स्वतः प्रदान करता है? तो कह रहे हैं कि भाई नहीं, इच्छुक क्रेता को यह अधिकार है कि वह करार की शर्तों के अनुसार क्या करा सकता है? हस्तांतरण पत्र करा ले। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या क्या है? विक्रय का करार किया है, ना कि विक्रय नहीं हुआ है ना, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर सिर्फ उसे ये राइट मिलता है कि वो जो शर्तें हैं, जो एग्रीमेंट में जो शर्तें बनी हुई हैं, उसके द्वारा क्या करा ले? ट्रांसफर करा ले प्रॉपर्टी का, है ना, लेकिन वो ऑनरशिप प्रदान नहीं करता। क्लियर है? नेक्स्ट है, वर्तमान एवं भावी दोनों संपत्तियों को शामिल करते हुए किया गया दान क्या होगा? भावी संपत्ति के लिए शून्य होगा ऑब्वियसली, है ना, केवल द्वितीय भाग के लिए शून्य होगा। नेक्स्ट है, क्या एक हिंदू व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति का मौखिक दान कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं कर सकता। अचल संपत्ति का मौखिक दान नहीं किया जा सकता। दान क्या होगा? लिखित होना चाहिए, है ना। फिर है, मोचन के लिए कौन वाद ला सकता है? तो कौन ला सकता है मोचन के लिए वाद? बंधककर्ता ला सकता है। बंधककर्ता के पास ही तो राइट है, उसने अगर अपनी संपत्ति बंधक रखी हुई है तो उसके पास राइट है कि उसका मोचन करा ले। नेक्स्ट है, इन तरीकों में से किसके द्वारा अनुज्ञेय दावे का अंतरण हो सकेगा? तो ऐसी लिखत के निष्पादन द्वारा जो अंतरणकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो, क्या हो सकता है? अनुज्ञेय दावे, एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्वेश्चन है, आवश्यक द्वारा उससे की गई संविदा क्या होती है? शून्य होती है। मौर्य बीबी बनाम धर्मोदास घोष का केस मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, किन मामले में मौन से कपट कारित होता है? तो देखिए, कह रहा है ए द्वारा बी को कार विक्रय करते समय उसे यह प्रकट नहीं किया गया कि उसके द्वारा कार चुराई गई है, तो बिल्कुल उसने क्या किया है? फ्रॉड किया है, कपट किया है। और किस सेक्शन में है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 में। ठीक है, फिर देख लेते हैं, ए द्वारा बी को गेहूं विक्रय करते समय उसकी गुणवत्ता के बारे में नहीं बताया जाता, तो यहाँ पर कपट नहीं है। ए द्वारा बी को सोना विक्रय करते समय ये ज्ञात नहीं कराया जाता कि सोने की कीमत गिरने वाली है, तो ये भी कपट नहीं है।
ए द्वारा बी को विक्रय करते समय यह नहीं बताया गया कि पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो गया, तो ये भी कपट नहीं है। नेक्स्ट है, निश्चित क्षेत्र का गुडविल विक्रय करने का इकरार जिसके संबंध में क्रेता सहमत है, क्या होगा? वेद होगा। नेक्स्ट है, संविदा शून्य है यदि कैसे हो, कपट से कारित की गई है तो शून्य करनी होगी, परपीड़न से है तो शून्य करनी होगी, है ना। उसका प्रतिफल विधि विरुद्ध है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा भाई? शून्य होगा। और कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 23। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हेतु की गई संविदा शून्य नहीं है अगर अप्राप्त वे से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह अवरोधित क्या हो? करार हो, तो शून्य होगा, है ना। बिल्कुल होगा। सेक्शन 26, जो किसी व्यापार जिसकी गुडविल नहीं बेची गई है कि अवरोधार्थ व्यापार अवरोधा करार क्या होते हैं? शून्य होते हैं। बिल्कुल। 27 है ना। विधिक कार्यवाही वाले भी क्या होते हैं? शून्य होते हैं। 28 अनिश्चित करार, 29 और पद्दम वाले करार सेक्शन 30। तो ये सारे शून्य हैं, लेकिन जो परिसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण का संदाय करने का अगर करार कर लिया है, सेक्शन 25 है ना, सी वाला जो ऑप्शन है 25 में, तो वो क्या नहीं होता? शून्य नहीं होता। नेक्स्ट है, कै गै को पीटने के लिए ख को नियोजित करता है और इस कार्य के सभी परिणामों के लिए उसकी क्षतिपूर्ति करने का करार करता है। ख तदुपरि गै को पीटता है, गै ख पर नुकसानी का दावा कर देता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो कै नुकसानी की क्षतिपूर्ति ख को करने का दायी नहीं है। आंसर होगा हमारा सी। क्षतिपूर्ति की संविदा भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में है? तो कौन सा है भाई क्षतिपूर्ति की संविदा? सेक्शन 124। नेक्स्ट है, संविदा के उल्लंघन से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर के संबंध में प्रावधान है, तो कहां पर है? सेक्शन 73 में है। ठीक है, ये हमारे 40 के आसपास क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।